आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है राइट ऑफ सेट ऑफ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है और हाफ मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। कभी कभी तो इस टॉपिक से 2, 3 और 4 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम जानेंगे राइट ऑफ सेट ऑफ के बारे में। चलिए जान लेते हैं कि राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या है राइट ऑफ सेट ऑफ की, तो सेट ऑफ इज ए राइट ऑफ ए डेटर टू टेक इनटू अकाउंट ए डेट ओइंग हिम बाय ए क्रेडिटर व्हेन क्लेमिंग ए डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू द क्रेडिटर। या इसको अगर दूसरी भाषा में, दूसरी लैंग्वेज में हम डिफाइन करना चाहें, सेकंड डेफिनेशन इसकी एज ए बैंकर के तौर पर देखते हैं तो कैसे जानेंगे। बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ इज नोन एज राइट ऑफ कॉम्बिनेशन। इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है और उसमें क्या होता है, ए बैंक हैज़ राइट टू सेट ऑफ ए डेब्ट ओइंग टू ए कस्टमर अगेंस्ट ए डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिम। यहाँ पर अगर हम राइट ऑफ सेट ऑफ की बात करें तो राइट ऑफ सेट ऑफ जो एक बैंकर के पास में है वो एक स्टैच्यूटरी राइट है। ये किस तरह का राइट है? ये एक स्टैच्यूटरी राइट है। चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक एग्जाम्पल से इस टॉपिक को हम एकदम आसान भाषा में, इजी लैंग्वेज में आइए समझते हैं कि राइट ऑफ सेट ऑफ क्या होता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एक बैंक का कस्टमर है, ये एक बैंक का कस्टमर है और यहाँ पर इस कस्टमर के आपके बैंक में एक सेविंग अकाउंट है और एक ओडी अकाउंट है। तो यहाँ पर इस कस्टमर का जो सेविंग अकाउंट है उसमें क्रेडिट में बैलेंस ₹5000 है और उसके बाद में इसका ये जो ओडी अकाउंट है, इस ओडी अकाउंट में डेबिट में ₹5000 है। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर ये जो ओडी अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर ये ड्यू हो गया है, ठीक है, और ड्यू डेट में इस कस्टमर ने इस अकाउंट में कोई भी क्रेडिट की एंट्री नहीं की। उसके बाद में ड्यू होने के बाद ये जो बैलेंस है ये ओवर ड्यू हो गया। अब ओवर ड्यू होने के बाद में आपने क्या किया, आपने इस कस्टमर को एक नोटिस भेजा कि आपके इस ओडी अकाउंट में जो ₹5000 है ये ओवर ड्यू हो गया है। उसके बाद में यहां पर इस कस्टमर ने इस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया। अब आपने क्या किया, आपने इस कस्टमर के जो सेविंग अकाउंट है उससे ₹5000 को ट्रांसफर कर दिया। कहां पर? इसके ओडी अकाउंट में। तो यहां पर आपने इसके अकाउंट में डेबिट की एंट्री की, कितने की? ₹5000 की, और यहां पर ओडी अकाउंट में क्रेडिट की एंट्री की, कितने की? ₹5000 की। तो अब बताइए कि यहां पर जो सेविंग अकाउंट है उसमें बैलेंस कितना हुआ? 0। उसके बाद में अगर ओडी अकाउंट की बात करें तो ओडी अकाउंट में बैलेंस कितना हुआ? 0, क्योंकि यहां से 5000 रुपये ट्रांसफर हो गए हैं कहां पर? ओडी अकाउंट में। तो यहां पर आपने सेविंग अकाउंट से ओडी अकाउंट में जो अमाउंट ट्रांसफर किया है, ये जो आपने 2 अकाउंट को कंबाइन कर दिया है, इसी को बोलते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ। यही कहलाता है बैंकर्स राइट ऑफ सेट ऑफ। चलिए और बातें जान लेते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ के बारे में क्या होता है। अब यहां पर एक कस्टमर है जिसका नाम है मिस्टर एक्स। एक मिस्टर एक्स नाम के कस्टमर हैं और यहां पर इस मिस्टर एक्स का XYZ में जो बैंक है उसमें 2 अकाउंट है। एक जो इनका अकाउंट है, इनका एक सेविंग अकाउंट है, कहां पर? ब्रांच ए में, और इनका एक CC अकाउंट है ब्रांच बी में। अब यहां पर जो XYZ है इसकी ब्रांच ए है, ब्रांच बी है, ब्रांच सी है, ब्रांच डी है, ब्रांच ई है और ब्रांच एफ है। तो यहां पर इस कस्टमर ने इस सेम बैंक की 2 अलग अलग ब्रांच में अपने अकाउंट ओपन कर रखे हैं। तो यहां पर मिस्टर जो ए है इसके अकाउंट में क्रेडिट में बैलेंस है ₹10,000। जो ब्रांच ए है उसमें इसका सेविंग अकाउंट है जिसमें बैलेंस कितने का है? ₹10,000 का है। अब उसके बाद में जो ब्रांच बी है, ब्रांच बी में इसका जो CC अकाउंट चल रहा है, इसमें यहां पर ₹50,000 का अमाउंट ड्यू है। तो यहां पर अब ड्यू होने के बाद में ये अमाउंट ओवर ड्यू हो गया क्योंकि कस्टमर इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा है। तो आपने क्या किया, आपने कस्टमर को एक नोटिस भेजा, कस्टमर ने नोटिस का जवाब नहीं दिया और ना ही इस अकाउंट में
कोई पैसा जमा किया, तो आपने ब्रांच ए को रिक्वेस्ट किया कि इसके अकाउंट में जो क्रेडिट में बैलेंस है ₹10,000 कहाँ ट्रांसफ़र कर दो, इसके सीसी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो ब्रांच ए ने यहाँ पर इसके अकाउंट में 10,000 का डेबिट की एंट्री की और यहाँ पर ब्रांच बी में जो इसका सीसी अकाउंट था उसमें क्रेडिट की एंट्री हो गई। तो यहाँ पर इन दोनों अकाउंट को कंबाइन कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो ब्रांच हैं वो XYZ बैंक की है। तो इस केस में यहाँ पर जो अलग अलग ब्रांच हैं इनको वन एंटिटी के तौर पर ही जाना जाएगा। ये डिफरेंट अकाउंट नहीं माने जाएंगे। अगर इसके अलग अलग ब्रांचेस में सेम बैंक में अकाउंट है तो इन सभी को एक ही अकाउंट के तौर पर इंक्लूड किया जाएगा। तो ब्रांचेस ऑफ ए बैंक आर कंसीडर एज ए सिंगल एंटिटी। तो यहाँ पर जो बैंक है उसकी ब्रांचेस को सिंगल एंटिटी के तौर पर ही कंसीडर किया जाता है। चलिए और बातें जान लेते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ के बारे में, क्या होता है। अब यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जो सेट ऑफ है वो ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो जाएगा, आपको कस्टमर को कोई नोटिस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें जो यहाँ पर सेट ऑफ ऑटोमेटिक एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले डेथ और इंसेनिटी और इंसॉल्वेंसी ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर की मृत्यु हो गई है, ठीक है, कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, या जो कंपनी है, कंपनी का अकाउंट था आपकी ब्रांच में और वो कंपनी वाइंड अप हो गई है, लिक्विडेट हो गई है, कंपनी अपनी एसेट्स बेच रही है, ठीक है, और अपने ड्यूज क्लियर कर रही है, या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनरशिप फर्म में कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया है। आपको पता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर उस कस्टमर के जो उस पार्टनरशिप फर्म का जो अकाउंट है उसको हमें स्टॉप पेमेंट करना पड़ेगा यहाँ पर, और अब उस पार्टनरशिप फर्म का नया अकाउंट ओपन होगा। तो इस केस में अगर यहाँ पर इस पार्टनरशिप फर्म का कोई सीसी अकाउंट है, ओडी अकाउंट है, लोन अकाउंट है और उसमें अमाउंट ड्यू चल रहा है, तो यहाँ पर उस फर्म के जो सेविंग अकाउंट है या किसी अदर अकाउंट में जो भी क्रेडिट में बैलेंस है उसको हम उसके ऊपर राइट ऑफ सेट ऑफ लग जाएगा और यहाँ पर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद में रिसिप्ट ऑफ गार्नेसी ऑर्डर, यहाँ पर बैंक को कोर्ट की तरफ से एक गार्नेसी ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो इस केस में भी यहाँ पर ऑटोमेटिक राइट ऑफ सेट ऑफ लागू हो जाता है। अगर यहाँ पर कस्टमर का ओडी अकाउंट है, कस्टमर का सेविंग अकाउंट है, तो सेविंग अकाउंट में जो भी क्रेडिट में बैलेंस है हम उसको सेट ऑफ कर लेंगे ओडी अकाउंट से, अगर कस्टमर के अगेंस्ट में यहाँ पर गार्नेसी ऑर्डर आता है कोर्ट की तरफ से। ठीक है, गार्नेसी ऑर्डर क्या होता है इसके ऊपर हम एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम आपको डिटेल में गार्नेसी ऑर्डर के बारे में बताएंगे। बस छोटा सा बता देता हूँ, जो गार्नेसी है इसमें गार्नेसी हम बैंक को बोलते हैं। गार्नेसी कौन होता है? यहाँ पर बैंक होता है। चलिए उसके बाद में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कस्टमर क्रेडिट बैलेंस। अगर यहाँ पर ब्रांच में कस्टमर का कोई सेविंग अकाउंट है और इस सेविंग अकाउंट में कोई या किसी अदर अकाउंट में यहाँ पर कोई असाइनमेंट आया है, तो उस केस में भी हम राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज कर लेंगे। उसके बाद में रिसिप्ट ऑफ ए नोटिस ऑफ सिक्योर्ड मॉर्गेज ओवर सिक्योरिटी चार्ज टू द बैंक। अगर यहाँ पर कोई सिक्योर्ड मॉर्गेज है, सिक्योर्ड मॉर्गेज को लेकर कोई नोटिस रिसीव हुआ है बैंक के पास में, तो यहाँ पर बैंक सबसे पहले जो अमाउंट है उसको सेट ऑफ कर लेगा। कहाँ से सेट ऑफ करेगा? उसके जो अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है वहाँ से सेट ऑफ कर लेगा। चलिए और जान लेते हैं राइट ऑफ सेट ऑफ के बारे में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिक्स डिपॉजिट को लेकर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में यानी एफडी में राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कैसे होगा? राइट ऑफ सेट ऑफ की बात करते हैं तो इसका यूज़ कैसे होगा? तो यहाँ पर अगर किसी ओडी अकाउंट में, सीसी अकाउंट में या किसी लोन अकाउंट में अमाउंट ड्यू है, तो इस केस में यहाँ पर अगर जो एफडी है, एफडी मैच्योर हो गई है, तो यहाँ पर हम उस एफडी का जो मैच्योर्ड बैलेंस है, जो अमाउंट है, उसको इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी उसका सेट ऑफ कर देंगे। उसके बाद में अगर एफडी अभी तक मैच्योर नहीं हुई है,
ठीक है, उसकी मैच्योरिटी डेट अभी तक नहीं आई है, तो इस केस में हम सेट ऑफ नहीं करेंगे। हम इसका वेट करेंगे कब तक, जब तक ये एफडी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक हम इसका सेट ऑफ नहीं करेंगे। जब ये एफडी मैच्योर हो जाएगी तब इस अकाउंट में हम सेट ऑफ कर देंगे। एक चीज़ और बता देता हूं मैं आपको, कहीं एक क्वेश्चन अभी हाल ही में ये भी पूछा गया था कि आपने देखा ही होगा कि आपकी ब्रांच में बहुत सारे जो कस्टमर हैं उनके अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ठीक है, और आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार अब जो पैसा है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी डीबीटी के थ्रू कस्टमर के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रही है। और यहाँ पर इन कस्टमर के आपकी ब्रांच में लोन अकाउंट भी चल रहे हैं। तो मैंने कई बार इस प्रैक्टिकली देखा है कि इस केस में इनके लोन अकाउंट में जो अमाउंट है वो ओवर ड्यू चल रहा है, और यहाँ पर उनके सेविंग अकाउंट में जैसे 12,000 से लेकर 14,000 तक डीबीटी के थ्रू पैसा आ रहा है। किसको लेकर? शौचालय बनाने को लेकर। यानी जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है उसमें रूरल एरियाज़ में और अदर एरियाज़ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोगों के घर घर तक शौचालय बन पाए, इसके लिए उनके अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर रही है। तो क्वेश्चन ये आया था कि क्या इस केस में अगर इसके सेविंग अकाउंट में यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से डीबीटी में ये अमाउंट आता है तो क्या इस केस में हम राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं? तो जान लीजिए, इस केस में हम राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ नहीं कर सकते। तो आपके सामने एक टेबल भी है, आइए समझ लेते हैं इस टेबल में क्या क्या डिफाइन किया गया है, आइए जान लेते हैं। अगर इस टेबल को आपने अच्छे से समझ लिया तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। आपको क्वेश्चन सोल्व करने में या किसी केस स्टडी को सोल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर नेम इन डिपॉजिट अकाउंट, आपकी ब्रांच में, आपके बैंक में जिस कस्टमर का डिपॉजिट अकाउंट है, ठीक है, उसका नाम दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर जो लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट किसके नाम पर है, उसके बाद में इस केस में राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल होगा या नहीं। तो जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक डिपॉजिट अकाउंट एक्स के नाम पर है और यहाँ पर लोन अकाउंट भी एक्स के नाम पर है, तो क्या इस केस में राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, इस केस में हम राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राइट ऑफ सेट ऑफ है वो सेम नेम पर होना चाहिए और सेम कैपेसिटी में होना चाहिए, तभी यहाँ पर राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट, अगर यहाँ पर जो डिपॉजिट अकाउंट है वो एक्स के नाम पर है, डिपॉजिट अकाउंट एक्स के नाम पर है और लोन अकाउंट एक्स एंड वाई के नाम पर है, तो इस केस में क्या राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल होगा? बिल्कुल, इस केस में भी राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद में जो डिपॉजिट अकाउंट है वो एक्स के नाम पर है और जो लोन अकाउंट है वो एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है XYZ, क्या इस केस में राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल होगा? बिल्कुल, इस केस में भी राइट ऑफ सेट ऑफ अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ पर अगर पार्टनरशिप फर्म अपने ड्यूज क्लियर नहीं कर पा रही है तो उस केस में उस पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनके जो पर्सनल अकाउंट है, उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद में जो डिपॉजिट अकाउंट है वो एक्स के नाम पर है और यहाँ पर जो एक्स है उसकी एक प्रोप्राइटरी फर्म है जिसका अकाउंट आपकी ब्रांच में है और ये जो प्रोप्राइटरशिप है ये एक्स के नाम पर ही है। क्या इस केस में अगर यहाँ पर जो प्रोप्राइटरी फर्म है इसमें अमाउंट ड्यू हो गई है तो क्या इस केस में हम राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है, इस केस में भी हम राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं। अगर डिपॉजिट अकाउंट एक्स एंड वाई के नाम पर है और लोन अकाउंट एक्स के नाम पर है, क्या इस केस में राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, इस केस में राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ नहीं होगा। एक पार्टनरशिप फर्म है जिसका डिपॉजिट अकाउंट है, पार्टनरशिप फर्म है XYZ फर्म और यहाँ पर इसका डिपॉजिट अकाउंट है और लोन अकाउंट एक्स के नाम पर है, यानी किसी सिंगल पार्टनर के नाम पर लोन अकाउंट है, तो क्या इस केस में राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर लोन है, जैसा हमने पीछे देखा है, अगर पार्टनरशिप फर्म के नाम पर लोन है तो पार्टनर्स के पर्सनल अकाउंट अटैच हो जाएंगे, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म का डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें क्रेडिट बैलेंस है और किसी सिंगल पार्टनर ने लोन लिया है तो इस केस में राइट ऑफ सेट ऑफ यूज़ नहीं करेंगे।
उसके बाद में अगर हम किसी कंपनी की बात करें, एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, इसका एक डिपॉजिट अकाउंट आपकी ब्रांच में है और यहाँ पर इस कंपनी का एक डायरेक्टर है जिसने बैंक से लोन लिया है और ये जो लोन है वो ओवरड्यू हो गया है। तो क्या इस केस में इस XYZ कंपनी के अकाउंट से हम इस डायरेक्टर के अकाउंट में जो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल लोन अकाउंट है, क्या उसमें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस केस में भी हम राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में अगर यहाँ पर ट्रस्ट के नाम पर कोई डिपॉजिट अकाउंट है और जो ट्रस्टी है उसने लोन लिया है अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, तो क्या इस केस में हम राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस केस में भी हम राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज नहीं कर सकते। अब आगे जान लेते हैं, एक जो मिस्टर एक्स हैं, मिस्टर एक्स का आपकी ब्रांच में लोन अकाउंट है और जो मिस्टर एक्स ने लोन लिया था, इस मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई नाम की एक गारंटी दी है आपको, ठीक है, कि अगर मैं अपना लोन नहीं चुका पाया तो मेरे बिहाफ पर इसका पेमेंट कौन करेगा? वाई करेगा। तो यहाँ पर वाई एज ए गारंटर के तौर पर काम कर रहा है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या इस केस में हम राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज कर सकते हैं, तो अगर यहाँ पर जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का जो लोन अकाउंट है अगर वो ओवरड्यू हो गया है, तो इस केस में हम सबसे पहले जो अपने अमाउंट है, जो पेमेंट है, रीपेमेंट है, उसके लिए डिमांड करेंगे। सबसे पहले किसके पास में? मिस्टर एक्स के पास सबसे पहले डिमांड करेंगे। अगर मिस्टर एक्स ये पैसा देने से मना कर देता है तब हम इस पैसे की डिमांड करेंगे किससे? मिस्टर वाई से, ठीक है। मिस्टर वाई को एक नोटिस भेजेंगे। अगर यहाँ पर मिस्टर वाई ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं करता है या नोटिस का रिप्लाई नहीं देता है, तो उस केस में हमारी ब्रांच में जो मिस्टर वाई का सेविंग अकाउंट है, डिपॉजिट अकाउंट है, उसमें जो अमाउंट है उसको हम मिस्टर एक्स के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कर लेंगे। तो क्या इस कंडीशन में राइट ऑफ सेट ऑफ का यूज़ कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। आई होप आपको सारी की सारी जो कंडीशंस हैं वो समझ में आ गई होंगी। रहे हैं अपना गोल बनाया है और आप सोच रहे हैं कि अब की बार 2021 में मुझे अपना सैलरी का एक इंक्रीमेंट लेना ही लेना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आप यहाँ पर जो 1 फरवरी से बैच स्टार्ट होने जा रहा है GIB टारगेट बैच 2.0, इसमें एनरोलमेंट कराएं। और जब आप इसमें एनरोलमेंट कराएंगे तो लेक्चर नंबर 1 से आपको यहाँ पर सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। लेक्चर नंबर 1 से सारी क्लासेस मिलेंगी। 140 आवर से ज़्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और 61 से ज़्यादा ई बुक्स आपको मिलने वाली हैं। जब आप इस बैच में एनरोलमेंट कराएंगे तो 78% का डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करें Y195। इस बैच का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में मिल जाएगा। अभी क्लिक करें, अभी एनरोलमेंट करें और अपनी जो सीट है, आपकी जो सीट है उसको अभी से बुक कर लें, सो दैट यहां पर लेक्चर नंबर 1 से आपको सारी लाइव क्लासेस मिल सकें। किस तरीके से एनरोलमेंट होगा, एनरोलमेंट करने का जो प्रोसेस है वो समझ लीजिए कि किस तरीके से आप इस बैच में एनरोलमेंट करा सकते हैं। तो भाई एनरोलमेंट के लिए यहां पर आपको बिल्कुल सिंपल प्रोसेस फॉलो करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आप अपने ब्राउजर में टाइप करें adda247.com। adda247.com आप जैसे ही टाइप करेंगे, ये टाइप करने के बाद में आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको यहाँ पर सेकंड लाइन में देखेंगे JAIIB है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जब आएंगे GIB ऑनलाइन लाइव क्लासेस में, तो सबसे पहला जो बैच है, जो सबसे पहले यहाँ पर GIB टारगेट बैच 2.0 ये आपको मिल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करें और डेली लाइव क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। अगर आप थोड़ा थोड़ा डेली स्टडी करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा 3 से 4 महीने में पूरा सिलेबस आपका तीनों पेपर का कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। रिवीजन करने के लिए, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के लिए इनफ टाइम अवेलेबल होगा आपके पास में। तो इसके लिए अभी से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी, है ना। और यहां पर डेडिकेशन के साथ में बस एक बार मेहनत करनी है। वन टाइम आपका हार्डवर्क है इसमें, है ना। एक बार में आपको मेहनत करनी है और आपको इसका GIB पास करने का जो रिवार्ड है वो आपको आपके पूरे बैंकिंग करियर में मिलने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बैंक प्रमोशन एग्जाम में भी GIB अगर आप क्लियर करते हैं, CIB अगर आप क्लियर करते हैं, उसका अलग ही वेटेज है। मॉनेटरी बेनिफिट तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ GIB और यहाँ पर जो बैंक प्रमोशन एग्जाम होते हैं या बैंक में जो प्रमोशंस होते हैं उसमें भी आपको प्रायोरिटी दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें एनरोलमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा, इसके लिए आपको क्या करना होगा? ये जो बैच है 1 फर्स्ट ऑफ फेब को स्टार्ट होगा। 90 लेक्चर इसमें मिलेंगे आपको, कम से कम
90 लेक्चर मिलेंगे आपको। एंड जो टाइमिंग है वो 7:30 AM से 9 AM रहेगी। प्रॉपर स्टडी प्लान भी आपको मिल जाएगा। आप यहाँ देखेंगे चेक दिस स्टडी प्लान के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा स्टडी प्लान मिल जाएगा। यहाँ पर हियर के ऊपर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको इसका जो प्राइस है वो 11,999 का है और आपको प्राइस के नीचे है व्यू ऑफर, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में सबसे पहले आपको अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करना है। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में आपको कूपन कोड टाइप करना है Y195 और भाई अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में ये यहां पर टोटल 81% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा और 15,000 रुपीज का बैच 2,759 रुपीज में आपको मिल जाएगा। और यहां पर जो अगर हम यहां पर लाइव क्लासेस की बात करें तो लिंक लगातार हम आपके साथ में शेयर करते हैं, तो आप लगातार उनके ऊपर क्लिक करें, ज्वाइन करें और हमारे साथ में जितने कैंडिडेट्स कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वो भी इन क्लासेस के लिंक शेयर करते हैं आपके साथ में। जो भी क्लासेस यूट्यूब पर होती है या फेसबुक पर होती हैं आपके साथ में शेयर करते हैं, तो उनके ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और ये क्लासेस डेली होती हैं, तो आप हमारे साथ में अगर डेली कनेक्ट रहेंगे तो डेफिनेटली JIB CIB के एग्जाम में आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद में अगर आपकी बार आपका JIB का एग्जाम क्लियर हो चुका है तो आप हमारे साथ में CIB के बैच में कनेक्ट होइए। यहां पर JIB के बाद है CAIIB और CIB का जो बैच है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है, बहुत जल्दी ये बैच स्टार्ट होने वाला है। CIB ऑल सब्जेक्ट ABM BFM और रिटेल का है ना, 27 जनवरी से बैच स्टार्ट होने वाला है और इसमें जो सीट्स हैं वो फुल होने वाली हैं। तो आप जल्दी से यहां पर इसमें एनरोलमेंट करा लें सो दैट यहां पर आपको 27 जन से लेक्चर नंबर 1 से सारी क्लासेस आपको मिल जाएं। इसमें 135 आवर्स के लाइव क्लासेस हैं। इसके साथ साथ इसमें आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 15 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, जिसमें 1500 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और यहाँ पर टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो प्राइस के नीचे है व्यू ऑफर, इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में सबसे पहले अपनी जो ईमेल आईडी है उसको टाइप करें। ईमेल आईडी टाइप करने के बाद में कूपन कोड टाइप करें Y195 और भाई अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दो। जैसे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, इस कूपन कोड की वजह से 9,000 रुपये से ज़्यादा का डिस्काउंट मिलेगा और टोटल आपको 82% का डिस्काउंट मिलेगा और ये 16,000 रुपीज़ का बैच 2,759 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अगर JIB CIB के साथ साथ आप बैंक प्रमोशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि बैंक प्रमोशन एग्जाम में भी आपको बेनिफिट मिले, तो भाई यहाँ पर आप कोर्सेस में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा बैंक प्रमोशन एग्जाम। इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर नहीं मिलता है तो सर्च बार में ऊपर डाल दे बैंक प्रमोशन एग्जाम, तब भी ये बैच आपके सामने आ जाएगा। इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लेक्चर हैं, उसके प्री रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये बैंक प्रमोशन एग्जाम 2021 पब्लिक सेक्टर बैंक, RRBs, SBI, है ना, और इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। यू कैन वॉच एनी टाइम एनीवेयर और इनको अड्डा 24/7 एप्लीकेशन में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। नॉन वर्किंग सैटरडे संडे में बैठकर सारी वीडियोस को देख सकते हैं। एंड ये अभी 5,999 का है और यहाँ पर इसमें भी आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिलेगा। तो कूपन कोड मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर। इस कूपन कोड का लगातार यूज़ करें और बेनिफिट उठाएं इन ऑफर्स का और अपनी जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पर लगातार करते जाएं सो दैट एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा ना हो कि उसका आंसर आपको नहीं आता। तो यहाँ पर कूपन कोड पर सबसे पहले आपको टाइप करना होगा Y195। टाइप करने के बाद अप्लाई के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद में अमाउंट पेबल आ जाएगी 1379, 1379 रुपये यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी और बाय नाउ के ऊपर क्लिक करके इसमें भी आप एनरोलमेंट करा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। चलिए फिर आज का सेशन हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद।